हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th वालों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखेंगे कैसे एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेव करता है और क्या लगता है उसमें टॉर्क। मेरा नाम है पवन कापड़ी और बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक बड़ा सा लाइक। तो देखते हैं यहां पर को इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले क्या होता है। देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलूं कि एक चार्ज मैंने रखा है, एक क्यू चार्ज मैंने यहां पे को रखा है, क्लियर। इस क्यू चार्ज के विसिनिटी में, इसके आसपास एक ऐसा रीजन होगा बच्चों जहां पर को ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकेगा। क्लियर हुआ? तो हम बोलते हैं ये रीजन इस चार्ज के लिए एक फील्ड होती है और इस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हम कुछ लाइंस का यूज करते हैं, कुछ लाइंस का सहारा लेते हैं और उन लाइंस को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में आया? तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस हैं जो कि प्योरली इमेजिनरी हैं। एक्चुअल में ऐसी कोई लाइंस नहीं होती हैं, ये हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं। समझ में आया? लेकिन हम इनका यूज करते हैं किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर हुआ? तो अगर मैं यहां पर को देखूं बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्लियर हुआ? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो इसका क्या फायदा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारी जो स्टडी है थोड़ा सा सिंपल बनाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बहुत चीजें हम विजुअलाइज कर पाएंगे। क्लियर हुआ? देखिए कैसे, अगर मुझे किसी एक पॉइंट में, मान लेते हैं ये पॉइंट है बच्चों, इस पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। आपको चाहिए कि डायरेक्शन कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो आपको पता चले। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दोगे। सो ये जो टेंजेंट होगी ये देगी इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कि किसी फील्ड को बताती हैं, किसी स्पेस को बताती हैं कि यहां पर को किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होंगी और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर है, किसी स्पेस में है और वहां पर को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करोगे, किसी भी पॉइंट में, जिस पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए वहां पर को आप टेंजेंट डाल दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो ना बच्चों? तो देखते हैं, अगर मैं यहां पर को दो चार्ज बनाता हूं, देखिए जरा, एक ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। तो हमेशा ऐसा होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम दिखाएंगे पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। समझ में आया? तो इसमें जो पहला पॉइंट निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, वो तो ये है कि दे आर प्योरली इमेजिनरी लाइंस। क्लियर हुआ? सेकेंड पॉइंट जो निकल के आता है बच्चों, वो ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी पॉइंट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो उस पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्लियर हुआ? तीसरा पॉइंट निकल के जो आ रहा है वो ये है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा ओरिजिनेट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से। कहीं पर भी आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो वो ओरिजिनेट करेंगी कहां से? पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट होंगी कहां पे? नेगेटिव चार्ज पे बच्चों क्या होंगी? टर्मिनेट होंगी। क्लियर हुआ? तो आप यहां से देख सकते हो कि ये लाइन ओरिजिनेट करी यहां पर को, यहां पर जाके टर्मिनेट हो गई। ठीक है? सो मैं यहां पर लिखता हूं, दे
will not form a loop। तो बच्चों ये जो लाइंस है ये लूप नहीं बनाएंगी, यहां से जाके यहां एक पूरा एक चक्कर नहीं काटेंगी, लूप नहीं बनाएंगी। समझ में आया? सो दीज आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। तो बच्चों इस लाइन को बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा क्या होंगी? डिसकंटिन्यूअस लाइन होंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं, टर्मिनेट हो जा रही है नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिव चार्ज से लौट के पॉजिटिव चार्ज में नहीं आ रही हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट क्रिएटिंग अ लूप, एक लूप नहीं फॉर्म कर रही हैं। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस नेचर है इनका। क्लियर हुआ? तो आपको अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चाहिए तो ऐसे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो ऐसे आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो बच्चों जरा यहां पर देखते हैं, अगर मैं एक और प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक क्या रखता हूं बच्चों? एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कह लीजिए। अगर मैं यहां पर कोई एक टेस्ट चार्ज रखता हूं Q0, तो ये कैसे मूव करेगा? क्यों मूव करना है? क्योंकि ये पॉजिटिव रिपल्शन होगा इसमें। तो हमेशा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पे ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या करता है? मूव करता है और यहां जाता है। क्लियर हुआ? ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पाथ फॉलो करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पाथ क्या होता है? जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ हो। क्लियर हुआ? तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर यहां पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो इस डायरेक्शन में फॉलो करेगा, या उसको इस डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। समझ में आया? तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बहुत बार लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लाइन ऑफ फोर्सेस। क्लियर हुआ? तो इसीलिए हम बोलते हैं इनको लाइन ऑफ फोर्सेस। तो हमारे कुछ पॉइंट क्लियर हो गए, जैसे डिसकंटिन्यूअस इन नेचर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर हम इसमें यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करता है। ठीक है, इसीलिए हम इनको लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूअस हमने बता दिया, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो टेंजेंट के अलोंग होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से ये ओरिजिनेट करेंगी और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। ये सब हमने कुछ चीजें पढ़ ली हैं अभी तक। क्लियर हुआ? सो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज भी पता करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। देखिए बच्चों, अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्शन शो करेंगे, और दो सेम नेचर के चार्ज रिपल्शन शो करेंगे। तो बच्चों मैं एक चीज यहां पर ड्रॉ करता हूं, मैं दो पॉजिटिव चार्ज यहां पर को बना रहा हूं, जरा देखते हैं कि कैसे चीजें बनती हैं। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाए। सो यहां पर को बच्चों पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेंगी ऐसे, तो ये कुछ ऐसे होंगी लाइंस, और यहां पर को ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये समझ में आया आपको? और ऐसा क्यों हुआ? देखिए क्या होता है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये हम मानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में ये प्रेशर अप्लाई करती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में एक प्रेशर अप्लाई करेगी, लेटरल प्रेशर लगाएगी। समझ में आया? तो हम क्यों लगा रहे हैं इसे प्रेशर? क्योंकि ना यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का हम कारण बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये आपस में लेटरल प्रेशर लगाती है। समझ में आया? लेटरल प्रेशर लगाती है तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं ड्यू टू फोर्स, जो फोर्स आ रहा है।
तो यहां पर को जो न्यूट्रल पॉइंट है, मतलब यहां पर को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जितनी फील्ड होगी वो कैंसिल हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो ये क्या शो कर रहे हैं? दीज लाइंस आर शोइंग दैट लेटरल प्रेशर शो कर रही है। क्लियर हुआ? बोथ द लाइंस of both the charges will exert a lateral pressure on each other। ये हमें यहां से पता चल रहा है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव में जाती, नेगेटिव, पॉजिटिव से जाती नेगेटिव, ऐसा होता। बट यहां पर को दोनों की दोनों लाइंस लेटरल प्रेशर अप्लाई कर रही हैं तो वो एक दूसरे से दूर को जाएंगी। ठीक है। सेम केस जब यहां नेगेटिव होता तो भी सेम केस होता, हम यहां पर को एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता हमें। समझ में आया? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हमने देखी। अब सेम ऐसे ही नेगेटिव चार्ज में भी होगा, सेम पॉजिटिव चार्ज में भी होगा। मैं अगर आपको बताऊं पॉजिटिव चार्ज अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर बनेंगे लाइंस, ऐसे आप लोग बनाएंगे, आपकी बुक्स में बहुत अच्छी तरह गिवन है। तो ये आउटवर्ड जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है। ऐसे ही अगर नेगेटिव चार्ज है कोई हमारे पास तो उसमें जो होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स जाएंगी। देखिए टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जाएंगी, उसमें आउटवर्ड जाएंगी। क्लियर हुआ? तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज का। क्लियर हुआ? तो बच्चों मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर कहीं पर, देखिए अगर कहीं पर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? देखिए अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चेंज होती है पर्टिकुलर डिस्टेंस में, मतलब चार्ज से जितना नजदीक हम आएंगे उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज के जितना दूर हम जाएंगे उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, बिल्कुल समझ में आया। लेकिन अगर कहीं पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर को हम ये पैरेलल लाइंस शो करेंगे ऐसे। तो दिस मींस कि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है और कितनी है बच्चों? ई है। क्लियर है? देखिए पैरेलल लाइन से और स्पेस इनके बीच में क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो वो कुछ ऐसी होंगी बच्चों, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे पता चल रहा है हमको नॉन यूनिफॉर्म है? देखिए यहां पर को स्पेस जो है इनके बीच वो क्या है? कम है, यहां पर को ज्यादा है, यहां पर को ज्यादा है, यहां पर को कम है। क्लियर हुआ? सो मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा कि जहां पर को जितनी क्राउडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वहां पर को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू जहां पर को क्राउडिंग नहीं है। देखिए यहां पर को क्राउडिंग है, अगर मैं यहां पर को इतने एरिया में देखूं तो क्राउडिंग ज्यादा है, अगर इतने एरिया में देखूं तो क्राउडिंग क्या है? कम है। फीड बार लाइन ज्यादा है, यहां पर कम है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। ये होगा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? सेम होगी। क्लियर हुआ? सो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, ये यूनिफॉर्म फील्ड। तो आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ये तो हमने क्लियर हो गया नॉन यूनिफॉर्म फील्ड और यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है। दूसरा हमको ये बात भी क्लियर हो गई कि कहां पर को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ज्यादा और कहां पर को होगी कम, क्योंकि जहां पर को होनी है क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पर को हमेशा जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जहां पर क्राउडिंग नहीं है। तो अगर मैं यहां पर को बच्चों एक चार्ज में रखता हूं Q, ध्यान से देखिएगा, ये मैं चार्ज रख रहा हूं Q एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। सो whenever a positive charge is placed in an electric field, in a uniform electric field, ठीक है, जरूरी नहीं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में भी है तो सेम ही होगा, बट वहां पर को अलग अलग जगह फोर्स अलग अलग लगेगा, लेकिन हम यहां पर को भी यूनिफॉर्म पे रख के देख रहे हैं। सो whenever a charge is placed in a uniform electric field, तो यहां पर को बच्चों एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कितना होगा? Q इंटू ई। याद रखिएगा ये फोर्स की वैल्यू होती है Q इंटू ई। वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर शो कर देता हूं, डायरेक्शन भी लिखेंगे इसकी। क्लियर हुआ? QE फोर्स की वैल्यू होती है। अब QE कहां से आई? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज विल बी
फोर्स पर यूनिट चार्ज वेयर लिमिट Q नॉट टेंस टू 0। क्लियर हो? तो ये हमने पढ़ा था कब? जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था ना। लेकिन आज हम देखेंगे यहां से अगर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो Q इंटू ई आएगी। दैट मीन्स अगर कोई Q चार्ज किसी ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसमें जो फोर्स निकल के आएगा वो ये आएगा। क्लियर हुआ? तो अब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चों। अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इसकी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन की? ई के डायरेक्शन, मतलब ऐसे फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ? तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज में। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट लगेगा, यहां पर वो माइनस आएगा। सो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एक पॉजिटिव चार्ज में। क्लियर हुआ? तो यहां से भी हमें ये चीज निकल के आ गई। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें। तो बच्चों अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं ये, और यहां पर कोई एक डाइपोल रख दूं, मैं क्या रख दूं? एक डाइपोल। सो मेरा ये क्या है बच्चों? एक डाइपोल है। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी नेगेटिव चार्ज। ये मेरा पॉइंट हो गया P, ठीक है। और देखिए ये O, ठीक है। इसको हमारा सेकेंड फेवरेट A, इसको रख देते हैं B। सो मेरे पास एक डाइपोल है बच्चों, और इसकी जो लेंथ होगी बच्चों वो होगी 2a, क्योंकि ये तो फिक्स होती है, हमें पता है 2a इसकी लेंथ होती है। और ये एंगल जो है दैट इज दिस इज थीटा मान लेते हैं। क्लियर हुआ? सो यहां पर को क्या है देखेंगे, यहां पर को डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने डाइपोल रखा तो क्या क्या इस डाइपोल के साथ होगा ये हम पता लगाएंगे। क्लियर? सो देखते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं इस डाइपोल के साथ जब ये ऐसे रहेगा। तो बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पॉजिटिव चार्ज में एक फोर्स लगेगा यहां पर को F इज इक्वल टू Q इंटू ई, ये फोर्स लगेगा ऐसे। ये सबको क्लियर है? क्लियर हुआ? और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें बच्चों यहां को फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू Q इंटू ई, ठीक है। दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं इसमें, देखते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, अगर मैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखूं तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो अगर कभी भी दो फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होती है तो वहां पर को एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये हमें पता है। क्लियर हुआ? तो यहां पर को भी एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इसका टॉर्क के कारण ये डाइपोल क्या करने लगेगा? रोटेट करने लगेगा। और हमने यही पढ़ना है डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा एट एन एंगल थीटा, उसमें एक टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क को लगने का कारण ही ये है कि जो दो फोर्सेस लग रहे हैं उन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है? अलग अलग है। क्लियर हुआ? अब वो टॉर्क कितना होगा बच्चों? देखो जो टॉर्क होगा ये होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन। तो जो टॉर्क होगा बच्चों फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होगा। 11वीं क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा था ये। तो यहां पर देखते हैं कि कितना टॉर्क निकल के आ रहा है। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू फोर्स कितना है बच्चों? F फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ एक्शन की। बच्चों ये लाइन ऑफ एक्शन ये इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस BO। कितनी होगी? BO, ठीक है। अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा। सो यहां पर से देखते हैं बच्चों साइन थीटा, इस ट्राइंगल में अगर साइन थीटा लगाएंगे, इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाएंगे दैट विल बी साइन थीटा कितना होता है? BO अपॉन AB।
सो बच्चों यहाँ से BO जो निकल के आ गया वो आ गया AB साइन थीटा, और AB है 2A और ये आ गया साइन थीटा। तो BO की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2A साइन थीटा। क्लियर हुआ? तो इसको पुट करेंगे यहाँ पे को, टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स कितना है बच्चों? QE, और यहाँ पर को कितना है? 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर को और चीज मैं नहीं कर रहा हूं बच्चों, Q और इस 2A को अगर मैं साथ लिखूं तो आपको पता है कि Q इंटू 2A जो होता है वो बच जाता है डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर को हम देखेंगे PE साइन थीटा, बिकॉज P जो होता है वो होता है Q इंटू 2A, ये होता है बेटा डाइपोल मोमेंट। क्लियर हुआ? सो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, और आपको ये पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं तो वो PE साइन थीटा, ये P एक वेक्टर है, E वेक्टर है, साइन थीटा, सो इनके बीच का एंगल है, देखिए ये और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल साइन थीटा है, तो P क्रॉस E हम इसको लिख सकते हैं, P क्रॉस E लिख दिया। सो जो भी टॉर्क लगेगा इसमें वो लगेगा PE साइन थीटा के बराबर, या लगेगा P क्रॉस E। क्लियर हो गया? अब हम इसमें कुछ केस करते हैं बच्चों। केस नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर बच्चों थीटा 0 होगा, अगर ये थीटा 0 होगा तो साइन 0, तो टॉर्क भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि अगर थीटा 0 है तो टॉर्क भी 0 आएगा। क्लियर? दूसरा केस करते हैं हम, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो टाउ इज इक्वल टू 0। देखो जब थीटा 180 डिग्री होगा मतलब ये चीज ऐसे होगी, तो भी वहां पर को साइन 180 जो होता है वो 0 होता है, तो वहां पर से भी टॉर्क 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तीसरा केस हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? PE, और यहां पर को ये जो टॉर्क आएगा दैट विल बी मैक्सिमम। ये टॉर्क क्या आएगा? मैक्सिमम टॉर्क आएगा, क्योंकि यहां पर को थीटा क्या है? 90 है, 90 में परपेंडिकुलर होगा और टॉर्क विल बी मैक्सिमम। क्लियर हुआ? तो दो ऐसी पोजीशंस हैं हमारी कि जिन पे हमारा जो टॉर्क आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 0 डिग्री। अब देखते हैं क्या खास है इन पोजीशनों के साथ, देखेंगे। अगर हम देखें बच्चों, पहली पोजीशन को एनालाइज करें जिसमें थीटा 0 है, तो थीटा 0 है तो बच्चों यहां पर को हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पर को नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी, क्योंकि ये फोर्स इधर को लगेगा, ये फोर्स इधर को लगेगा, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन यही होगी, तो टॉर्क 0 आएगा। क्लियर हुआ? यहां से भी समझ सकते हैं। तो बच्चों अगर देखिए, अगर मेरे पास कोई ये डाइपोल है, मान लेते हैं ये कोई डाइपोल है, आपको दिख रहा होगा ये कोई डाइपोल है, मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर बच्चों मैं इसको ऐसे घुमाता हूं, ठीक है, तो ये वापस यहां आने की कोशिश करेगा। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि इसमें इधर को फोर्स लग रहा है जो इसको इधर को रोटेशन प्रोवाइड करा रहा है, इसमें इधर को लग रहा है जो इसको ऐसे रोटेशन प्रोवाइड करा रहा है। इधर वाला क्लॉकवाइज, इधर वाला ये भी क्लॉकवाइज वे में रूट करेगा, और ये वापस से ऐसे आने की कोशिश करेगा। समझ में आया? तो बच्चों ये किस में है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, जो डाइपोल है वो होगा बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किसमें? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में? देखिए जरा, अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूं थीटा इक्वल टू 0 में, अगर मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं थोड़ा सा, तो डाइपोल अपनी पोजीशन को रिगेन कर देगा। समझ में आया? तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है ना? वापस से डिस्टर्ब करो, वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन बच्चों व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्विलिब्रियम क्यों बोला बच्चों मैंने? क्योंकि अभी बताएंगे इक्विलिब्रियम क्यों बोला। इक्विलिब्रियम जब भी बोलेंगे तो वहां पर को देखेंगे कि नेट फोर्स, नेट टॉर्क 0 होता है। किसी भी बॉडी, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर को हम देखते हैं कि नेट फोर्स
और नेट टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो नेट टॉर्क तो आप देख रहे हो थीटा जीरो है तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स भी बच्चों जीरो है। क्यों है? पॉजिटिव वाले में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेगेटिव वाले में इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स सेम है, क्यूई और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स भी जीरो होगा। क्लियर हुआ? और वैसे तो अगर हमारा डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स तो जीरो ही होना है उसे। समझ में आया? नेट फोर्स की वैल्यू तो हर केस में क्या आएगी, जीरो ही आएगी। लेकिन 180 में देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा केस डिफरेंट है। जो डाइपोल होगा ना 180 में, देखिए टॉर्क तो जीरो होगा, नो डाउट टॉर्क तो जीरो होगा, फोर्स भी जीरो होगा, फोर्स भी जीरो होगा। मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, मैं नेट टॉर्क की बात कर रहा हूँ, टॉर्क तो नेट हो गई, तो फोर्स नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, तो नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। पॉजिटिव में जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन में अपोजिट में नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगेगा जब हमारा ये 180 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? तो बच्चों लेकिन अब ये एज्यूम करके देखिए कि अगर मैं इसको, देखिए जरा, ये हमारा एक मार्कर है, इसका कैप समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज, और इसका ये जो बेस है पीछे वाला हिस्सा, इसको नेगेटिव चार्ज समझ लेते हैं। तो बच्चों पॉजिटिव चार्ज इस केस में यहां पर को आप देख पा रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज यहां पर को है, नेगेटिव चार्ज यहां पर को है, तो मेरा जो डाइपोल है वो ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि नेट टॉर्क क्या है इसमें, जीरो है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूं, जैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज में एक फोर्स लगने लगेगा इधर को, एक नेगेटिव चार्ज में इधर को, तो ये वापस से घूम के इस पोजीशन में चला जाएगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखिए जरा, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस इधर है, क्योंकि 180 होना है इसको, तो 180 कैसे होगा, जब पॉजिटिव चार्ज इधर होगा नेगेटिव चार्ज इधर होगा, ऐसे ही तो होगा 180। इस थीटा को 180 कीजिए, पॉजिटिव यहां आ जाएगा, ये नेगेटिव यहां चले जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस पॉजिटिव में जो फोर्स लगेगा बच्चों वो इधर को लगता है, नेगेटिव में इधर को लगता है। क्लियर है? तो नेट फोर्स तो जीरो होगा इस कंडीशन में भी, लेकिन नेट टॉर्क भी जीरो होगा। अभी नेट टॉर्क जीरो होगा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा तो पॉजिटिव में इधर को फोर्स लगने लग जाएगा, नेगेटिव में इधर को फोर्स लग रहा है, तो एक पूरा सा चक्कर ऐसे कट जाएगा। समझ में आया? तो इसको हम इसीलिए बोलते हैं, इस कंडीशन में जो डाइपोल है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो है लेकिन अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि अगर मैं उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करूंगा तो वापस से अपना 0 डिग्री पे चले जाएगा, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन को। क्लियर हुआ? सो जब हमारा थीटा 90 था तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम, जब हमारा थीटा 0 था एंड थीटा 180 था तो टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। लेकिन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में जो स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉलो होगा, क्योंकि वहां पर को आप अगर डाइपोल को डिस्टर्ब करोगे तो वापस से अपनी पोजीशन वो गेन कर लेगा। लेकिन अगर हम देखें थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री में अगर हमारा डाइपोल है, मैं उसको डिस्टर्ब करता हूं तो वापस से पूरा डिस्टर्ब होकर थीटा इज इक्वल टू 0 में आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये बात रही किसी डाइपोल की जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। समझ में आया? तो जितना भी टॉर्क लगता है मैंने बता दिया आपको और दिखा दिया कि कैसे इसमें टॉर्क लगेगा, और मेन इंपॉर्टेंट बात क्यों टॉर्क लगेगा। तो अब हम देखते हैं जब हमारा डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। समझ में आया? सो जब डाइपोल हमारा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर हुआ? तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो थोड़ा सा हम यहां पर को देखिए, इसको मैं ऐसे ड्रॉ नहीं करूंगा, ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली ई, यहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डाइपोल है, मान लेते हैं ये हमारा डाइपोल है। क्लियर हुआ? ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू। सो बच्चों यहां पर को इस वाले में फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, इसको नेगेटिव मान लेते हैं, सेम जैसे पहले किया था। सो बच्चों यहां पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स कहां को लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां पर को जो फोर्स लगेगा वो अलग लगेगा, सेम फोर्स नहीं लगेगा। कैसे? जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों, Q इंटू ई वन। क्यू लग रहा है E1,
क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तभी तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया? तो Q इंटू E1 F1 फोर्स मान लेते हैं, इधर को जो फोर्स लग रहा है दैट इज Q इंटू E2, इसको हम लोग मान लेते हैं F2 फोर्स। क्लियर हुआ? तो दो फोर्स लग रहे हैं F1 और F2, ये थीटा एंगल है। सो यहां पर देखेंगे बच्चों, यहां पर को अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, किसकी बात करूं? नेट फोर्स की मैं बात करूं, सो नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू कितना होगा? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव F1 माइनस F2 एंड Q कॉमन आ गया बच्चों, E1 माइनस E2। ऐसा होगा नेट फोर्स इफ E1 इज ग्रेटर देन E2। अगर E1 बड़ा है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, E2 छोटा है तो Q इज इक्वल टू E1 माइनस E2। क्लियर हुआ? सो सेम चीज देखेंगे यहां पर को, जो हमारा फोर्स की वैल्यू है वो अलग अलग है। फोर्स की वैल्यू क्या है? अलग अलग। क्यों है अलग अलग? क्योंकि यहां पर को इलेक्ट्रिक फील्ड ही अलग है। समझ में आया? तो इस केस में कभी भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होती है, इसमें कुछ ना कुछ नेट फोर्स रहेगा। क्लियर हो गया? तो ये बात थी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर हुआ? सो आगे इससे बढ़ेंगे और आगे हम लेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में, और ये बेसिक था। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस चलेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि कंपटीशन में आते हैं और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक प्रॉपर लेवल में लेके आते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस ही है जो कि एंड ऑफ द डे आपके